जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 17 मार्च 2024 और दिन है रविवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का समसामयिक घटना। कहने का मतलब हुआ करंट अफेयर। और हम ऐसे करंट अफेयर आपके साथ लेके आते हैं जो भी आपका जो बड़ी खबर होता है, जो आपका न्यूज में हो या न्यूज़पेपर में हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है तो उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लेके आते हैं आपके पास, ठीक है। तो जो भी चीज आपका महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका समसामयिक घटना। तो क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको डिटेल से हम लोग देख लेंगे, हर एक पहलू को देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन मतलब को कितने चरणों में कराए जाने का घोषणा किया है। तो यहाँ से जो भी है आचार संहिता समिति जो भी चीज है सब कुछ देख लेंगे। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ऑल इंडिया जो ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, तो उसमें इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। 1997 में इसका गठन किया गया था और ये फाइनली आपका अभी तक चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, स्टॉप का लोग नियम किस खेल से संबंधित है, ये आपका जो है नियम अभी लागू करने जा रहा है सरकार, मतलब आईसीसी के द्वारा 1 जून से, ठीक है। तो थोड़ा सा चर्चा में बन गया है, तो चर्चा में बन गया है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। अगला चलते हैं। अगला क्या है भाई, 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक की नई दिल्ली में किया है, ठीक है। तो 2+2 वार्ता जानते हैं 2 देशों के बीच होता है, ठीक है, जो आपका किसी भी देश के साथ भारत के देशों के साथ करता है, ठीक है। सारे देश के साथ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ही देश के साथ भारत जो है अपना क्या कर रहा है भाई, ये चीज कर रहा है। तो चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ठीक है। ये आपका जो है नवीन पटनायक जी आपका जो है किए हैं। ऐसा इस तरह का जो है अपने देश में पहला है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। टीकाकरण तो आप लोग जानते हैं भैया, अगर ये टीकाकरण नहीं आता तो कितने लोग पोलियो हो या फिर अभी जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि चेचक हो, एडवर्ड जेनर सबसे पहले विश्व में सबसे पहले टीका बनाने वाला चेचक का था और एडवर्ड जेनर बनाया था, ठीक है। तो हम लोग भी मनाते हैं टीका दिवस। तो क्यों बनाते हैं, सारा चीज को देखेंगे। बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, जानते हैं बीपीएससी के बारे में आप लोग, है ना। तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो भी है आपका लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। ये दोनों चीज को हम लोग बिल्कुल भी अभी देखने वाले हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन किससे संबंधित है, अक्टूबर में जाने वाला है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिशन है आपका। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, निर्वाचन आयोग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि निर्वाचन आयोग हम लोग का अब क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मतलब कहने का मतलब है जो निर्वाचन आयोग में जो 3 सदस्य होता है, तीनों सीट फुल है। तो अभी जो नया बने हैं ये कौन है भाई, ज्ञानेश कुमार जी हैं और ये कहें कौन, सुखबीर सिंह संधू जी। ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त है और ये मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चुनाव का घोषणा किया जाए, ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, या विधानसभा का या राज्यसभा का, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या कहिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग का अभी जो देश में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, क्या इलेक्शन होने वाला है, तो क्या कहिएगा, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। लोकसभा का जो ये टेन्योर होता है, मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्य का नहीं बोले, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। कहने का मतलब है 5 साल, प्रत्येक 5 साल के बाद हम लोग का लोकसभा का इलेक्शन करवाया जाता है। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये कैमा होगा, 18वां होगा। इससे पहले कैमा था, 17वें थे, ठीक है। 17वें लोकसभा कब खत्म हो रहा है हम लोग का, तो क्या कहिएगा, हम लोग का जो है कितना 16 जून को हम लोग का 17वीं लोकसभा समापन हो रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना है बिल्कुल भी आपको कि 17वीं लोकसभा का समापन कब कहिएगा, 16 जून को। और सॉरी, 17वीं लोकसभा का समापन 16 जून को। 18वीं लोकसभा का भी इलेक्शन का घोषणा कर दिया गया। कितने चरणों में होना है, 7 चरणों में होना है। 17वीं लोकसभा भी आपका 7 चरण में हुआ था, ये भी आपका 7 चरण में होने वाला है, ठीक है। समझ गए हैं। अब देखिए ये घोषणा में होता क्या है, ये घोषणा एक्चुअली में ये होता है कि कौन सा सीट में कब कब चुनाव करवाया जाएगा। और उसमें निर्वाचन आयोग ये देखता है, मौसम हो कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है जो वोटर हो, मतदान करने जाएगा कौन, नागरिक, ठीक है। तो नागरिक को कौन सा राज्य में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतने सारे स्टेट है, हर जगह का हर चीज नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार है, अलग अलग फेस्टिवल है कि नहीं है, अलग अलग मौसम है। तो ये सारे चीज को देखते हुए निर्वाचन आयोग उस तरीके से अपना चरणों में कि इस चरण में यहाँ पे करा लें, कोई दिक्कत नहीं हो, तो इस तरह से 7 चरण में कराने का घोषणा किया गया। और इसके साथ साथ जैसे ही चुनाव का घोषणा किया जाता है वैसे ही आपका जो है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग जाता है। आदर्श आचार संहिता क्या है, आदर्श आचार संहिता ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है सारे, ठीक है, उसके बाद निर्वाचन आयोग, ये दोनों को मिलकर के एक नियम बनाता है और उस नियम के अंतर्गत ये चीज आता है कि क्या क्या हम लोग को करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब क्या क्या करना नहीं करने से मतलब ये होता है कि देखिए हमको इसका काम क्या है निर्वाचन आयोग का, कि निष्पक्ष चुनाव करवाना है, ठीक है, शांतिपूर्वक चुनाव कराना है।
तो कुछ अगर नियम नहीं बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो सारे नियम निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया जाता है राजनीतिक पार्टी के सहमति से, और राजनीतिक पार्टी उस पर अपना सहमति देता है, और उसमें कहा जाता है कि भाई ये सब चीज आपको नहीं करना है, जो रूलिंग पार्टी में है वो भी और जो रूलिंग पार्टी में नहीं है वो भी, ये सारे लोग मिलकर के। और वो आपका आदर्श आदर्श आचार संहिता लगता कब से है, तो जब से आपका निर्वाचन का मतलब घोषणा कर दिया, यानी कल किया गया था ना, कल कितना तारीख था आपका, 16 तारीख था, ठीक है ना, 16 था ना, 16 मार्च, यानी 16 कल से आपका जो है आदर्श आचार संहिता लग गया है। 16 मार्च से लेकर कब तक, जब तक आपका ये निर्वाचन प्रणाली समाप्त नहीं हो जाता है। ये निर्वाचन प्रणाली आपका समाप्त हो जाएगा कब भैया, ये आपका 4 जून को समाप्त होने वाला है, क्योंकि 4 जून को अंतिम जो 7वां चरण है आपका 1 जून को है, और 4 जून को आपका क्या होने वाला है, मतगणना होने वाला है। जैसे ही मतगणना हो जाएगा वैसे ही आपका आदर्श आचार संहिता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस आदर्श आचार संहिता में कुछ कुछ नियम है, उस नियम को आप जान लीजिए कि क्या क्या करना है नहीं करना। तो सबसे मोटा मोटी ये जान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट का एसेट्स, यानी जो भी सरकार का संपत्ति है वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए, अपने पार्टी के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, वो रूलिंग पार्टी हो या फिर कोई विपक्षी पार्टी हो, जो भी है। ठीक, पहली बात है। दूसरी बात है, शांति बनाए रखने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन निकाला जाएगा वो सारा चीज आपको मानना पड़ेगा। आप कोई सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट से जो भी है, ठीक है, ये सारा चीज। मतलब कहने का मतलब है किसी भी धार्मिक रूप से, किसी भी पैसा का प्रलोभन, किसी भी तरह का योजना, ठीक है, ये सारा चीज आप आदर्श आचार संहिता में नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी, और सब पार्टी के लिए ये आपका मान्य है। तो सबसे पहले देखिए, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग ना करना है, ठीक है, राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों को द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को नहीं उठाना है, ठीक है, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं करना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ ना देना है, और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा आपका यहाँ पे सब कुछ जो भी बात बोले हैं ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आदर्श आचार संहिता समझ गए हैं, यहाँ से लेकर कब तक चलेगा, जिस दिन चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब से क्या कहिएगा, 19 अप्रैल से शुरू होकर के 4 जून तक। 4 जून को क्या है भाई, मतगणना है। और साथ साथ इस बार आपका विधानसभा, 4 ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधानसभा का भी इलेक्शन हो रहा है। 2 छोटा राज्य है, 2 बड़ा राज्य है। छोटे राज्य में से आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, और बड़ा राज्य में आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो साथ साथ कराए जाना है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को देख लीजिए कि कितना इस बार मतदाता होने वाला है, कितना ईवीएम होने वाला है, कितना महिला वोटर है, और ये सारा चीज फिर हम लोग के जो है चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे सारा चीज बोले हैं, और जब वो बोले हैं तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव को 19 अप्रैल से 1 जून के दौरान संपन्न किया जाएगा, ये बात जानते हैं, घोषणा कर दिया गया है। लोकसभा के सभी 543 सीट, देखिए 543 सीट, आपको हर चीज हम बता देते हैं। देखिए लोकसभा के बारे में कितना अनुच्छेद में कहा गया है, तो क्या कहिएगा, राज्यसभा 80 है और लोकसभा 81 है। 81 कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा का गठन किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर, क्या करेंगे भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत लोकसभा का गठन किया जाएगा। आर्टिकल कितना में कहा गया है, 81 में कहा गया है। जो जब हम लोग का संविधान बना था उस टाइम 500 ही सीट था, फिर धीरे धीरे परिसीमन हुआ, बढ़ते बढ़ते अभी अधिकतम सीट कितना है अपना, 550 है। 550 में से इलेक्शन कितना का होने वाला है, 543 का होने वाला है। इस 543 में से आपको ये जानना है कि इसमें जो है ना आपका दो, एक क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूटी में जो है ना आपका 20 सीट लोकसभा सीट है, और बाकी बचा जो रेस्ट सीट है वो आपका कहाँ पे है, आपका राज्य में है, समझ गए। यानी 530 सीट, 530 सीट राज्य के लिए रखा गया है, राज्य के लिए रखा गया है, और 20 सीट जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए रखा गया है। इतने सारे चीज का आपका ये फिगर बिल्कुल भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में जो इलेक्शन होता है कितने सीटों में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना सीट रखा गया था, 20 सीट रखा गया, और 530 किसके लिए रखा गया, राज्य के लिए। तो इस बार इलेक्शन कितना होने वाला है, 543 सीट के लिए होने वाला है। 4 जून से शुरू होगा, मतलब 4 जून को क्या होगा भाई, मतगणना होगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है, जो आपको बोल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम, उड़ीसा, ये आपका विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब आइए, देश में हम लोग का देश का कुल जनसंख्या कितना है, लगभग आपका देखिए, जो ऑथेंटिक डाटा अगर कहिएगा तो 142 करोड़ 86 लाख है। क्या कहिएगा, 142 करोड़ 86 लाख है, ठीक है, बच्चा बूढ़े समेत मिला के। मगर मोटा मोटी डाटा 140 करोड़ मान के चलिए, ठीक है। 140 करोड़ में लगभग 96.8 करोड़ क्या है, मतदाता है। भारत में अगर आपको
पूछ दिया जाए कि भारत में टोटल मतदाता की संख्या कितना है, तो टोटल 96.8 करोड़ लोग, कितने लोग में 140 करोड़ लोगों में से 96.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, यही जो बात समझ लीजिए। और जो आपका 17वीं लोकसभा हुआ था उसमें 61.3 करोड़ मतदाता ही जो है क्या लिए थे, भाग लिए थे। इस बार कितने लेने वाले हैं, 96.8 करोड़ प्रतिशत, जिसमें से उनका 49.7% क्या है, पुरुष है, और 47.1% क्या है भैया, ये करोड़ महिला है। ठीक है, तो ज्यादा अगर आपको अनुपात में पूछ दे कि महिला और पुरुष और महिला का जो है वोटर जो मतदाता है उसका रेशियो कितना है, तो क्या कहिएगा, 1000 में 948 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर 1000 पुरुष है, 1000 अगर पुरुष है तो उस 1000 पुरुष में से 948 क्या है, महिलाएं हैं जो इस बार आपका वोट करने जा रही हैं। तो टोटल मतदाता अपने पास कितना है, 96.8 करोड़, जिसमें से 18 और 19 वर्ष के बीच में जो आपका इस बार मतदाता निकल के आया 1.8। बिल्कुल भी सब याद रखिएगा, क्योंकि जो हम लोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार अपने मुंह से सारा चीज बोले हैं, तो आपका निर्वाचन से संबंधित चीज है तो ऐसे ही पूछ देगा। ठीक है, जो पहली बार, अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि 18 और 19 के बीच 1.82 करोड़ मतदाता जो है पहली बार आपका 18वीं लोकसभा में क्या करेंगे भैया, भाग लेंगे। और युवा मतदाता कितना है देख लीजिए, 20 से 29 वर्ष में 19.47 करोड़ मतदाता युवा है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो है लोकसभा बिल्कुल एकदम यंग जनरेशन के हाथ में है। एक मतलब 18 से 19 के बीच 1.82 करोड़ और 20 से 29 में 19.47 करोड़ मतदाता है। उसके बाद 18वीं लोकसभा में कुल चुनाव जो है 10.50 लाख पोलिंग बूथ होगा, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, है ना। उसके बाद 55 लाख जो है आपका ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बात समझ लीजिए। तो 543 सीटों का इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। कब कब होगा तो वो तारीख आप लोग को पता, पहले चरण 19 अप्रैल को होगा, और सबसे ज्यादा सीटों के लिए ये इसी चरण में होगा, 102 सीट के लिए होगा। ठीक है, यानी तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्ट है, लगभग और 3 ऐसा स्टेट है जो 7 चरण में होगा। एगो क्या कहिएगा, यूपी बड़ा स्टेट है तो होना ही है, बिहार बड़ा स्टेट है, यहाँ पे भी 40 है, पश्चिम बंगाल वहां पे भी 42 है, और यूपी में 80 को विधान लोकसभा सीट है। तो ये 3 ऐसा स्टेट है जो 7 चरण में होगा। पहला चरण में सबसे अधिक सीटों का होगा, दूसरा चरण आपका कितना है भाई, उसके बाद 26 एक सप्ताह के बाद देखिए 19 से एक सप्ताह के बाद 26 अप्रैल, फिर 7 मई, ठीक है, फिर 13 मई, 20 मई, 25 मई, फिर 1 जून और 4 जून को आपका मतगणना होगा, और इसी दिन आपका आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको 55 लाख ईवीएम जाएंगे, 1.5 लाख करोड़ पोलिंग ऑफिसर होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। महिला और पुरुष का बिल्कुल भी याद रखना है आपको कि इस बार कितना महिला वोट करेंगी, 47.1, पुरुष और महिला वोटिंग का अनुपात कितना, 1000 में 948 है। टोटल 96.8 करोड़ अब इस बार अपना मतदाता है। बात समझ गए हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा। बिल्कुल भी आपको चीज याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं आपका क्या, नवनीत कुमार सहगल बने। ठीक है, ये नवनीत कुमार सहगल यूपी के हैं। ठीक है, और ये जो है अभी आपका फिलहाल कल ही बने हैं। इससे पहले जो है ए सूर्य प्रकाश थे, इसका कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया था, और उसके स्थान पर आपका नवनीत कुमार सहगल आए। राहुल सिंह के बारे में जान रहे हैं, कल बताया था आपको, सीबीएसई के नए आपका अध्यक्ष बने हैं, है कि नहीं है। तो प्रसार भारती देखिए, प्रसार भारती क्या होता है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग, ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं ना, तो इसका एक तरह से सारा चीज प्रसारण करने का जो दायित्व होता है यही प्रसार भारती के पास होता है। एक अधिनियम आपका आया था 1990 के करीब करीब। ठीक है, आपका ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी नहीं कहिएगा, संवैधानिक बॉडी है। कैसा बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। क्या कहिएगा, संवैधानिक बॉडी। बिल्कुल भी आपको पूछ लेगा ना तो फंस जाइएगा। संवैधानिक बॉडी 1990 में एक अधिनियम, देखिए अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी चीज का हम लोग गठन करते हैं तो ऐसे संस्था को क्या कहेंगे, संवैधानिक बॉडी कहेंगे। और जहां पे संविधान में पहले से उसके बारे में कहा गया है वो संवैधानिक है। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है। 1990 में एक आपका प्रस्ताव आया, और फाइनली 1997 में जो है इसका गठन हुआ था। अगर कोई पूछे आपको कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ है तो क्या कहिएगा, 1997 में। जब गठन हुआ है तो कुछ इसका क्राइटेरिया भी होगा। जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल को बिल्कुल भी आपको समझते चलना है। कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष हो या 70 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, अपना जो है क्या हो जाएगा भाई, सेवा मुक्त माना जाएगा। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, किसके लिए, तो क्या कहिएगा, प्रसार भारती के लिए। ठीक है, और नए प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन होंगे, नवनीत कुमार सहगल है। ठीक है, इसका ये वाला इंफॉर्मेशन वाला था, ये डिलीट हो गया या फिर यहाँ है नहीं, कुछ लफड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज इतना आपको, ये तो फोटो हम अभी आपको दिखा देते। तो पहले कौन से थे, क्या कहिएगा, ए सूर्य प्रकाश थे, उसी के स्थान पे नवनीत कुमार सहगल आए हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इसका कार्यकाल याद रखिएगा, स्थापना याद रखिएगा, इससे ज्यादा और कुछ आपको पूछने नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम कहने का मतलब है, बात ही दिख रहा है कि स्टॉप होगा कि क्लॉक
स्टॉप कर देना है, शुरू कर देना है, मतलब शुरू कर दिए तो स्टार्ट और स्टॉप कर दिए तो स्टॉप। तो कहने का मतलब है स्टॉप क्लॉक नियम आपका आ गया है चर्चा में। ये क्रिकेट आप जानते हैं ना, जितने भी व्हाइट बॉल से जो खेला जाता है क्रिकेट में, खास के वनडे और ओडीआई, क्रिकेट का आईसीसी, आईसीसी का 3 फॉर्मेट होता है क्या भैया, टेस्ट होता है, ओडीआई होता है, टी20 होता है। तो वनडे और टी20 में जो आपका व्हाइट बॉल से जो खेल खेला जाता है, ठीक है, उसमें क्या है ना कि ओवर मैटर करता है। अगर एक एक ओवर में अगर आप समय के साथ किया जाए तो कहा जाता है कि लगभग प्रत्येक जो है 20 मिनट बच जाएगा, ठीक है। तो इससे लोगों का समय का बचत होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर के क्या बोला कि एक ओवर आप डाल देने के बाद अगला ओवर अगर कोई भी फील्डिंग वाला टीम डालेंगे तो उसमें आपको 60 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये आने 1 मिनट, अगर 1 मिनट से अधिक आप समय लेते हैं तो आपको 5 रन, जो बैटिंग टीम करता है उसको 5 रन दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये लागू कब से होने वाला है, ये आपका 1 जून से लागू होने वाला है। बिल्कुल भी क्लियर हो गया आपका, क्योंकि देखिए अभी टी20 मेंस वर्ल्ड कप चलने वाला है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे यूएसए में, है ना। तो उसी में आपका ये फॉर्मेट लागू होगा। इसका करने का मुख्य उद्देश्य आईसीसी का यही है कि जो समय का बर्बादी होता है, जो बॉलिंग टीम हो या फिर बैटिंग टीम हो, अपना सबको जुटाता रहता है, ड्रामा चलता रहता है, तो इस सब चीज से निकलने के लिए कि कम समय का बर्बादी हो, तो यही है स्टॉप क्लॉक नियम लेके आया है। इस नियम के तहत ये करेगा कि कोई ओवर समाप्त हो गया, अगला ओवर जो है आपको 60 सेकंड के भीतर डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालते हैं तो जो बैट्समैन वाले टीम है उसको 5 रन दे दिया जाएगा। आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा भैया, इसमें कोई आपको उपाय नहीं है। तो आईसीसी का जानते हैं स्थापना 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। और इसके सीईओ कौन है, जियोफ एलार्डिस है। ये 3-4 नाम आपको, सीईओ जियोफ एलार्डिस, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, हेडक्वार्टर दुबई, स्थापना 1909 में। और आपका अभी 13वां आपका वर्ल्ड कप अभी अपना भारत में हुआ था। अभी आईसीसी का जो टी20 फॉर्मेट कहाँ पे होने जा रहा है, वेस्ट इंडीज और यूएसए में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। तो समझ गए हैं कि पेनल्टी के रूप में दिया जाता है। और ये किस में होगा, तो क्या कहिएगा, देखिए टेस्ट क्रिकेट में नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो ओवर कोई मैटर थोड़ा करता है, वहां दिन मैटर करता है, इसमें ओवर मैटर करता है, ठीक है। तो आपको एक ओवर में 60 सेकंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जितना फील्डिंग सजाना है, जितना कुछ करना है कर लो भाई, 60 सेकंड से ज्यादा समय लोगे आपको 5 रन दे दिया जाएगा। तो यही है आपका फॉर्मेट। देखिए वर्ल्ड कप आपका होने जा रहा है कहाँ पे, वेस्ट इंडीज में। तो आईसीसी के नियम टी20 वही है जो बोले हैं आपको, 60 सेकंड यानी 1 मिनट से आप ज्यादा ले लेते हैं तो फील्डिंग को इस नियम का पालन नहीं करने पर पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। 5 रन दिया जाना है। तो आप बात समझ गए हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च 2014 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में किया है, ठीक है। तो 14 मार्च का बात है कि ये डेट को याद रखने के लिए इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि भारत देखिए अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ भी किया, ब्रिटेन के भी साथ किया। 2+2 वार्ता क्या होता है, देखिए 2+2 वार्ता क्या होता है, दो देशों के बीच एक जो मजबूत रिश्ता होता है ना, ठीक है, जो रणनीतिक रिश्ता होता है, ठीक है, मजबूत रिश्ता के साथ खास कर रक्षा हो, ठीक है, इस तरह के रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये वार्ता किया जाता है। और ये हर देश के साथ नहीं किया जाता है, जो मतलब रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश है उसके साथ कोई भी देश करती है। तो हम लोग कुछ देश के साथ करते हैं, जैसे कौन, रूस के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, है ना। किसके किसके साथ बोले, रूस है, यूएसए है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इसके साथ करते हैं। और पहली बार हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, ब्राजील के साथ कर रहे हैं। और ये हुआ कब है आपका, 14 मार्च को हुआ है 2024 को अपना दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये वार्ता दो देशों के बीच क्या बोलते हैं, हाई लेवल का बातचीत होता है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें दो देशों के बीच जो रक्षा हो या विदेश हो, मंत्री जी का जो सचिव स्तरीय बैठक होता है वो चीज करते हैं और दो बीच के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाता है। तो 2+2 वार्ता किसके किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं, रूस के साथ करते हैं, यूके के साथ। अब यहाँ पे आपका ब्राजील को जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा है, ठीक है, लूला डी सिल्वा, याद रखेगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ये एक ऐसा आपका कंटिनेंट है दक्षिण अमेरिका का, यहाँ से जो है आपका दूर रेखा होकर गुजरता है। कौन कौन रेखा कहिएगा, 0 डिग्री और मकर रेखा होकर आपका ब्राजील से गुजरता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आता है, क्या कहिएगा, 14 मार्च, ये ब्राजील पहली बार हम लोग 2+2 में एंट्री मारे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो क्या कहिएगा, लूला डी सिल्वा है। आपको थोड़ा सा मैप दिखा देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए ब्राजील अपने आप में फेमस है। क्यों फेमस है, हम लोग पढ़ते ना कंपोज, ये घास का मैदान है, ब्राजील है, यहाँ पे क्या अमेजन घाटी है, ठीक है, ये अमेजन नदी है, ठीक है। ये हमेशा आपका ब्राजील चर्चा में रहता है। इधर से होता है आपका कौन सा रेखा, तो आपका 0 डिग्री, और यहाँ से होगा आपका मकर रेखा गुजरता है। तो 2 रेखा गुजरता है, सबसे बड़ा देश है। 2-3 कंट्री को छोड़ करके ये बड़ा मतलब दक्षिण अमेरिका का देश का सारा देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर दो देश यहाँ पे दो देश छोड़ दिया जाए, यहाँ पे आपका इक्वाडोर है, ठीक है, इसको छोड़, और चिली, ठीक है, इसको दोनों को छोड़ के अगर दोनों छोड़ दिया जाए तो ये सारे देश के साथ सीमा साझा करता है, पूरा महादेश ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है,
ब्राजीलिया है, वहां के राष्ट्रपति कौन है, लूला दा सिल्वा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे, समझ गए मेरी बात को। 2+2 वार्ता हम लोग पहली बार इसके साथ आयोजन किए हैं। तो 2+2 वार्ता थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, दो देशों के अधिकारी के बीच वार्ता हुआ। चलिए, और सब क्या चीज बताना है, जो इंपोर्टेंट होता है वो हम आपको ऐसे भी बता देते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्या है, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो क्या कहिएगा, इंडोर एथलेटिक्स केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंडोर एथलेटिक्स केंद्र क्या है, ऐसा थोड़ा कि हमारे यहाँ पे खेलने का कोई ये नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम नहीं है, सब कुछ है भैया, मगर ये इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहने का मतलब ये है कि अब मौसम खराब हो गया, ठीक है, कोई भी एथलेटिक को कोई गेम कराना है, प्रशिक्षण कराना है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल गेम हो रहा है, तो ये मौसम खराब की वजह से नहीं हो पाता था। तो इसी को लेकर के जो है आपका उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, कल ही उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं, और वहां के राज्यपाल है रघुवर दास, ये दोनों आदमी को याद रखेगा। ठीक है, तो वहां के नवीन पटनायक कल क्या किए हैं, इसका आपका उद्घाटन किए हैं। ठीक है ना, इंडोर स्टेडियम का जरूरत क्यों पड़ता है, तो बात समझ गए हैं कि मौसम खराब हो जाए या इस तरह का प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, जहाँ पे तैराक वैराक भी हो, है ना, इस तरह का, तो वो क्या करते हैं भैया, इंडोर स्टेडियम का जरूरत पड़ता है। और भारत का पहला ऐसा केंद्र आपका उड़ीसा में किया गया है। देखिए भुवनेश्वर में जो है आपका कलिंगा स्टेडियम है, वहीं पे किया गया। कौन किया, तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है, रघुवर दास है। रघुवर दास पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे, इसी वजह से थोड़ा सा लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, और अभी जो आपका बोले ना, आपका 18वीं लोकसभा जो होगा आपका उड़ीसा में भी इलेक्शन होने वाला है, साथ में पूछ देगा कि 18वीं लोकसभा में निम्न में से किस राज्य साथ में इलेक्शन नहीं हुआ, फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा, बड़ा राज्य दो, एगो उड़ीसा, एगो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उधर सिक्किम, एगो अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो यही आपका होने वाला है। तो बीजू क्या किए हैं भैया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स जंगीय केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है स्टेडियम परिसर, कौन सा कहिए, मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोर केंद्र का भी आपका आधारशिला रखा है। ठीक है, अगर पूछेगा कि गोताखोर केंद्र का कहाँ पे आधारशिला रखा है, तो बोल दीजिएगा कि यहीं पे आपका रखे हैं भैया, उड़ीसा में, है ना। कौन सा, भुवनेश्वर में एक कलिंगा क्या है, स्टेडियम है। तो थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन मेरा इधर टूटा फूटा गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण, देखिए टीका पहले समझिए, टीकाकरण क्या है भाई, कोई भी जैसे जबरदस्त जिसमें महामारी, हम लोग बोलते हैं ना कि पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया ना, लोग एकदम पूरा शहर का शहर आदमी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रोकथाम के लिए आपका टीका आया। और सबसे पहले टीका कौन सा आया भाई, चेचक का टीका आया। ये कौन लेके आया, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर लेके आया था। एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग को पता होगा। एडवर्ड जेनर जो है ना, सबसे पहले चेचक का टीका, फिर लुईस पास्चर, बहुत सारे लोग खोजे, फिर आपका पोलियो का टीका, ये सारा चीज आया। तो भारत में क्या है ना, हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, 16 मार्च को मनाते हैं। इस वजह से मनाते हैं, 16 मार्च 1995 को, क्या कहिएगा, 16 मार्च 1995 को पहली बार हमारे यहाँ पे जो पोलियो का टीका जो है ना, पोलियो का टीका, क्योंकि हम लोग पोलियो कार्यक्रम चलाए हैं, और अभी हम लोग पोलियो से WHO के द्वारा हम लोग को क्या पोलियो मुक्त घोषित भी कर दिया गया। कब किया है, तो क्या कहिएगा, 2014 को। भैया बिल्कुल भी याद रखिएगा, पोलियो मुक्त भारत घोषित है 2014 को, WHO के द्वारा क्या कर दिया गया, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। और सबसे पहले भारत में टीकाकरण कब चला था, 1995 में चला था, और यही तारीख को चला था। इसी को चिन्हित करने के लिए 16 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। समझ गए मेरी बात को। और सबसे पहले अगर टीका की बात करेगा तो क्या कहिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के बारे में कहा। तो लोग पहले बहुत ज्यादा ये सब बीमारी से, पोलियो हो, चेचक हो, हैजा हो, ठीक है, अभी भी भारत सरकार का बहुत सारा चीज चल रहा है, अभी हम आपको बताते हैं। तो क्या कहिएगा, 16 मार्च 1995 को भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन पहला खुराक दिलवाई गई थी, उसी को याद करने के लिए हम लोग बनाते हैं। बात समझ गए हैं। अब देखिए पोलियो वैक्सीन की बात आया, तो पोलियो वैक्सीन का खोज अगर कोई कहेगा तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया, सॉरी आपका जॉन साल्क जो है, ये पहले आपका किया था पोलियो का टीका का खोज। उसके बाद अब ओरल वाला कहेगा, जो अभी हम बात कर रहे हैं मौखिक रूप से, ओरल वाला अल्बर्ट साबिन किया था। ये दोनों आदमी का याद रखेगा। और ये लोग सबसे पहले पोलियो कार्यक्रम आपका 1988 से शुरू हुआ, हम लोग कब शुरू किए थे, 1995 में किए थे। ठीक है, तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। इस वर्ष 2024 का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का विषय क्या है, टीका। क्या कहिए भाई, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, टीके क्या करते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। जो भी आप बीमारी देख रहे हैं, अभी देखिए इस बार का बजट जो आया था निर्मला वित्त बोला सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग टीका देंगे 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की महिला को। ये तो बिल्कुल भी याद रखेगा। पहली बात, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाएं, ये डेट याद रखिएगा। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के तहत, है ना, इंद्रधनुष मिशन के तहत कितना 7 टीका देना है, 7 को बीमारी को क्या करना है, खत्म करना है ना। तो टीका से संबंधित सरकार टीकाकरण करती है, जो भी बीमारी है इस बीमारी को
खत्म करने के लिए। हम लोग कब किए थे भाई? 1995 में पहला आया था और फाइनली हम लोग उसी दिन को चिन्हित करने के लिए टीका दिवस मनाते हैं। समझ गए हैं? भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2016 में हुआ। मिशन इंद्रधनुष कब आया है? 25 दिसंबर 2014 को आया है। सर्वाइकल कैंसर में कितने महीने 9 वर्ष से 14 वर्ष के महिलाओं को ये दिया जाएगा आपका टीका, ठीक है। अभी जॉन साल्क कौन है? तो पोलियो के वैक्सीन को खोज करने वाला। अब ओरल वाला कौन खोज किया था? अल्बर्ट साबिन किया था। टीका का जनक किसको? तो रॉबर्ट कोच किसका किया था? चेचक का किया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब आता है ये क्वेश्चन क्या है भाई? बीपीएससी। बीपीएससी कहने का मतलब क्या हुआ? बिहार लोक सेवा आयोग। देखिए दो तरह का आयोग होता है, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, एक होता है राज्य मतलब आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो स्टेट वाला, ठीक। तो हम लोग पहले लोक सेवा आयोग को देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग उसी का भाई बिरादर है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का स्थिति क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का जो है स्थिति, इसको पहले समझ लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग का स्थिति संवैधानिक है। हम लोग के संविधान में कितना कहिएगा? 315 से लेकर के 315 से लेकर 300, हाँ ठीक है, 323 तक क्या कहा गया है भैया? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। यानी इसका जो भी नियुक्ति हो, इसका वेतन हो, भत्ता हो, कार्य हो, ये सारा चीज क्या है? संवैधानिक बॉडी है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम यही है, जितने भी सारे बड़े बड़े नियुक्तियां देख रहे हैं, वाईएफएस हो, इंजीनियरिंग विभाग, मतलब जो भी बड़े बड़े हैं, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, और आप लोग उसी चीज का तैयारी करते हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, तो ये यानी बड़ी बड़ी अधिकारी, आईएफएस, आईआरएस, जो भी आईएएस, ये सारे चीज का काम, नियुक्ति करने का काम आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर में आइएगा तो राज्य लोक सेवा आयोग करता है। पहले ये समझ गया कितना संवैधानिक स्थिति है? 315 से लेकर 323 तक है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल समझा देते हैं, फिर आपको कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। एक बार समझ जाइएगा तो सब कुछ याद रहेगा। तो सबसे पहले आइए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। एक क्या कहिएगा? एक संघ लोक सेवा आयोग का अगर कहेगा कि गठन होगा कितने आर्टिकल में? 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कहिएगा तो कितना कहिएगा? 315 में। अब आइए 316 में, सदस्य की नियुक्ति और पद अवधि के बारे में। तो जो भी संघ लोक सेवा आयोग का क्या होगा भाई? नियुक्ति करेगा, तो कौन करेगा? जो सेंटर में होगा, यानी यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी का जो नियुक्ति करेगा ये आपका करेगा राष्ट्रपति करेगा। कौन कहिएगा? राष्ट्रपति करेगा। और कौन सा आर्टिकल के तहत? 316 के तहत। और यहीं पे अगर आपका स्टेट पीसीएस कहिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का कहिएगा, वो कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। क्यों करेगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और केंद्र का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का हेड कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता? उसी तरह से राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो यहाँ पे यूपीएससी में इसका 6 वर्ष होगा, ठीक है, या 65 साल। कितना कहिएगा? 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले होगा आपका सेवा समाप्त माना जाएगा। और यहाँ पे जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे, यहाँ पे आपका 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष होगा, जो भी होगा इससे पहले आपका सेवा मुक्त माना जाएगा। समझ गया मेरी बात को? राज्य लोक सेवा आयोग 6 वर्ष, 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले होगा सेवा मुक्त माना जाएगा। इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसका नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितना साल? 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितने सदस्य होंगे भैया इस टीम में? तो देखिए 11 तक, मतलब 11 तक इसका कहा गया, यानी एक अध्यक्ष होगा और 10 जो है सदस्य होता है। संघ लोक सेवा आयोग में जो उसका ये संख्या होता है, कितना कहिएगा? 10 सदस्य हो सकता है और एक अध्यक्ष, ठीक है। 9 से लेकर 10 तक कहा जाता है, बट आप 10 ही याद रखिएगा, 10 और 1 11, ठीक है ना, इतना होता है। यहाँ पे भी इतना ही होता है। अगर किसी तरह का कोई बात हो जाता है तो ये अपना इस्तीफा जाके किसको देंगे? तो क्या कहिएगा? अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये चीज कहाँ है? 316 में। बात समझ गए? सदस्य की नियुक्ति और पद अवधि। तो नियुक्ति समझा दिए, राष्ट्रपति करेंगे। पद अवधि कितना है? 6 साल 65 साल। और इसमें कितने लोग होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी आपको हम बता दिए, ठीक है। आगे आते हैं अनुच्छेद 317। लोक सेवा आयोग में किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना है, ठीक है। अगर किसी भी सदस्य के इस लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, उसके सदस्य को अगर आप हटाइएगा तो वो कौन सा आर्टिकल में है? 317 में। देखिए 318 भी है, 300 उसके कर्तव्य के बारे में कहा गया, 319 यानी 323 तक है। अगर आपके परीक्षा में ये बात रहे कि लोक संघ यानी लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद में कहा गया, तो कह दीजिएगा कि 315 से शुरू कीजिएगा और 323 तक लगा दीजिएगा, ठीक है, कि इतने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया। तो अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में ना आपका लोक सेवा बीपीएससी के जो है अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी थे, और उसके स्थान पर आपका कल ही ये नियुक्ति आया है निकल करके। कौन बन जाएंगे भैया? तो ये आपका बन जाएंगे परमार रवि बनु भाई, ठीक है, ये बन गए हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और अभी नए जो है हम लोग का
गृह सचिव जो बने हैं, ठीक है, राज्य का ये बिहार का वो कौन बने हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। और पहले अतुल प्रसाद जैन थे और अभी कौन बन गए हैं, परमार रवि गुरु भाई। तो ये क्या है, संवैधानिक स्थिति है। इसकी नियुक्ति के संबंध में कहेगा तो क्या कहिएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। आर्टिकल कितने में गठन होगा बीपीएससी का, ठीक है, तो क्या कहिएगा 315 में किया जाता है। कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बना के पूछ देता है और अच्छे अच्छे आदमी क्या करते हैं, फंस जाते हैं। चलते आते हैं, यूरोपा क्लिपर मिशन किससे संबंधित है, ये मिशन आपका आ गया है चर्चा में। ये मिशन आपका संबंधित है नासा से, किससे कहिएगा, नासा से, ठीक है। और ये नासा किसका, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हम लोग का। तो यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है ना, इसको पहले ये जानिए। यूरोपा जो है, बृहस्पति जो ग्रह देख रहे हैं, क्या है, बृहस्पति देख रहे हैं ना। बृहस्पति कहने का मतलब क्या समझे, सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है, ठीक है। गैसीय ग्रह भी है और ग्रह भी है, ठीक है। और ये बाह्य ग्रह में आता है। दो तरह का ग्रह होता है, एक आंतरिक ग्रह होता है जिसको हम लोग नग्न आंख से देख सकते हैं, ठीक है, जो ठोस में रहता है। और इधर जो भी रहता है वो क्या है भैया, गैसीय ग्रह। इधर का जो भी ग्रह है पृथ्वी की तरह है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें ठोस है, चट्टान है। इधर के गैसों में, इधर के ग्रहों में चट्टान नहीं है, समझे, समझ गए। इधर के ग्रह में चट्टान है जिसको खुले आंख से देख सकते हैं, पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसी वजह से ये आंतरिक ग्रह है। और सब बाह्य ग्रह, ये सब गैसीय ग्रह है। यहाँ पे कुछ नहीं, सब गैस में। और जो भी गैसीय ग्रह होता है बहुत बड़ी बड़ी होता है, ठीक है। तो ये है क्या, क्या कहिएगा, ये है आपका बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ग्रह का एक जो है उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो इसी का भी बहुत सारा उपग्रह है। टोटल अभी इसके पास उपग्रह की संख्या कितना है भाई, 95 है। उन 95 में से एक है यूरोपा। और इसी यूरोपा में नासा को पता चला है कि यहाँ पे क्या है भैया, झील है, बर्फ का झील है। तो लोग को लगता है कि यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो इसी मिशन को आपका नासा के द्वारा किया जा रहा है और उस झील में बर्फ के बारे में जानकारी जुटाएगा, ठीक है, कि बर्फ पानी है कि नहीं है, अगर पानी है तो जीवन संभव है कि नहीं है। ये चीज आपका अक्टूबर में मिशन भेज रहा है। कौन भेज रहा है भैया, नासा भेज रहा है, ठीक है। नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, आपका अमेरिका का है। तो बात समझ गए, यहीं पे भेजेगा। अब देखिए यहाँ पे आए हैं तो कुछ ये समझ जाइए, सबसे अधिक उपग्रह वाला जो अभी आपका ग्रह है वो आपका शनि है, ठीक है, ये शनि है। इसके पास 145 उपग्रह है। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी देख लीजिएगा, ये आपके इंपोर्टेंट बन जाता है, मिलाने के लिए पूछ देता है, ठीक है। सबसे अधिक तो हम लोग को लगता है कि बृहस्पति पहले भी था। 2019 में ये डाटा आपका हेरफेर हुआ था, ठीक है, फिर होता रहता है, इसमें खोज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा समझते चले। तो 145 उपग्रह की, देखिए इसके पास ना रिंग होता है, बहुत बार पूछता है कि छल्ले रिंग वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा कहिएगा, शनि है, ठीक है, यही आपका शनि। 145 उपग्रह है और इसके पास कितना है, 95। इसी 95 से में से यूरोपा है और यूरोपा में ही आपका क्लिपर मिशन जाने वाला है, ठीक है। क्यों जाएगा यूरोपा में, आपका क्या मिला है भैया, बर्फ का झील मिला है, ऐसा संभावना है, और वहां पे जीवन के बारे में तलाश किया जाएगा। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि हम लोग आदित्य एल1 को यहाँ पे भेजे हैं भैया ना, PSLV C57 से आदित्य एल1 हम लोग का सूर्य मिशन है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, यार सूर्य तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं, जो भी कहिएगा, जो भी, क्योंकि पृथ्वी के आकार के समान होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान के समान होता है, इसी वजह से क्या है, पृथ्वी की भगनी है, पृथ्वी की बहन है, जो भी है, ठीक है। ये अपना पृथ्वी हो गया। फिर आपका आइएगा मार्स। पृथ्वी के अलावा कहीं पे अगर जीवन संभव है तो क्या कहिएगा, ये आपका इसमें ये मंगल में है, ठीक है। तो मंगल में आइए। फिर बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, बहुत बार पूछता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके बीच है, तो ये आपको बोलना है। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आपका अरुण, अरुण के बाद वरुण, फिर आपका क्या कहिएगा, प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो को, ये आपका पराग सम्मेलन हुआ था, प्लूटो को उस सम्मेलन से आपको निकाल दिया गया। तो ये चीज आपको इतना चीज पता होना चाहिए। तो क्रम के अनुसार, दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार, अभी इतना सारा चीज नहीं बताएंगे। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, मेरा पोस्ट में नीचे में जाइएगा ना, तो मेरे प्ले लिस्ट में आपका ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। अगर आप कोई इच्छुक हैं, इसको हम ग्रह के बारे में 3-4 ही क्लास लिए थे, ज्यादा लिए थे नहीं, फिर समय का अभाव हो गया तो छोड़ दिए। तो वहां पे आपको सब सारा चीज दिख जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, समझ गए मेरी बात को। तो ये मिशन आपका कौन भेज रहा है भाई, नासा भेज रहा है, ठीक है। नासा भेज रहा है, वहां पे आप जाके जीवन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो नासा का ये आपका जाएगा यूरोपा क्लिपर मिशन, और ये आपका क्या है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा को नासा मैसेज, क्या मैसेज इन ए बोतल, अक्टूबर 2024 में। तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जो नासा ने जो है, जो भेजने वाला है, किस नाम पे, मैसेज इन ए बोतल, अक्टूबर 2024 में भेजेगा। इस अभियान को नासा ने क्या दिया है भाई, यूरोपा क्लिपर मिशन दिया है, जहाँ पे ये ऐसे संकेतों को तलाश करेगी जहाँ पे बर्फीले उपग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। बर्फीला चंद्रमा, क्या बोलते हैं, चंद्रमाओं, यूरोपा, और ये जो भी है जीवन के बारे में ये संभावना करेंगे। यूरोपा के लिए विमान में एक त्रिकोणीय धातु ले जाएगा, ठीक है। ये जो विमान है ये क्या ले जाएगा भाई, ये आप त्रिकोणीय धातु प्लेट लेकर के जाएगा, और इस प्लेट के बाहरी हिस्से में हिंदी सहित 103 भाषा लिखा हुआ रहेगा। इसी वजह से हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, कहेगा कि हिंदी
सहित भाषा लिखा हुआ था, कौन सा आपका मिशन में, तो क्या कहिएगा, यूरोपा मिशन में गया था, तो वहां पे भाषाओं को सब में दिखाएगा जो ध्वनि तरंग के रूप में दर्शाया जाएगा। तो यही आपका यूरोपा मिशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सारा चीज आप समझ गए हैं, कुछ छूटा नहीं है। अब जो कुछ भी छूटा है तो हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। ऐसे भी कुछ छूटा नहीं है, हम लगभग चीज आपको बताई दी है, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए क्या है ना, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में यानी 18 मार्च को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ऑफिसर जरूर बनिए। ठीक है।